गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट 3 चल रही थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसह संयोजक यौगिक। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उपसह संयोजक यौगिकों में जो समावयव होता है, ये चला था अपना टॉपिक। अब इसके अंदर देखें आप, उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता में दो प्रकार की समावयवता बताई थी आपको कि उपसह संयोजक यौगिक है वो दो प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फर्स्ट रहेगी इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी संरचनात्मक समावयवता, और सेकंड है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो उसका जो फर्स्ट टाइप था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला, संरचनात्मक समावयवता वाला, वो हमने पढ़ लिया इससे पहले की क्लास में। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जितने भी टाइप थे आपके 6-7 प्रकार थे वो कर लिए और उसके एग्जाम्पल कर लिए। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक रहेगा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म या समावयवता है, उसका जो सेकंड टाइप है आपका त्रिविम समावयवता। पहले लिखवाएगा ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उनमें दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है। फर्स्ट थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता, जो हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ ली थी, और सेकंड है आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे हिंदी में बोला जाएगा त्रिविम समावयवता। ठीक है, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि त्रिविम समावयवता होती क्या है। तो उसके अंदर ये आएगा कि इनके अंदर भी क्या रहेगा, योग जो समावयवी बनेंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो वे उपसह संयोजक यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका अणु सूत्र है वो क्या रहेगा, सेम हो, अणु सूत्र समान हो, लेकिन 3D में उनकी जो शेप होती है, संरचना त्रिविम में जो अणु से जुड़े हुए परमाणु हैं उनकी जो व्यवस्था या अरेंजमेंट है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे यौगिक आपस में त्रिविम समावयवी कहलाएंगे और इस समावयवता को त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। तो इसमें आएगा कि वे उपसह संयोजक यौगिक या वे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनमें त्रिविम में विभिन्न अणुओं की व्यवस्था 3 डायमेंशनल बोल रहे हैं यहाँ पे। 3D को क्या बोल देंगे यहाँ पे, त्रिविम बोलेंगे। ठीक है, त्रिविमा में, तीनों विमाओं में, लेकिन उस अणु में जुड़े हुए विभिन्न परमाणुओं की त्रिविम में या 3D में व्यवस्था अलग अलग होती है। तो ऐसे यौगिक आपस में त्रिविम समावयवी कहलाएंगे तथा इनकी यह जो गुण होगा या ये जो परिघटना होती है उसे हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। तो इनमें डिफरेंट क्या होगा, उस मॉलिक्यूल को या उस यौगिक की जो 3D बनाएंगे, हम त्रिविम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस 3D स्ट्रक्चर में जुड़े हुए जो विभिन्न परमाणु होंगे या फिर जो लिगेंड होंगे, क्योंकि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जुड़े हुए होंगे, तो इसके अंदर 3D में जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंडों की जो 3D में अरेंजमेंट होता है या 3D में जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस समावयवता को हम त्रिविम समावयवता कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा सेम और 3D में विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था रहेगी अलग अलग। तो इस प्रकार की समावयवता को हम त्रिविम समावयवता कहेंगे और इस परिघटना को या इस गुण को त्रिविम समावयवता कहा जाता है। ये रहेगा इसमें त्रिविम समावयवता क्या होती है उसकी डेफिनेशन। उसके बाद में यह आता है कि जो त्रिविम समावयवता होती है वो 2 टाइप्स की होती है। त्रिविम समावयवता है वो 2 प्रकार की होगी। फर्स्ट रहेगा इसके अंदर आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लाइन लिखी जाएगी कि त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट रहेगी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड रहेगी आपकी ऑप्टिकल
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में बोला जाएगा ज्यामितीय समावयवता और इसको हिंदी में बोला जाएगा प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, उसके दो प्रकार थे। ये इसको बोलेंगे ज्यामितीय समावयवता हिंदी में और इसको बोला जाएगा प्रकाशिक समावयवता। तो इस प्रकार से स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, उसके दो प्रकार रहेंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसको हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग के रूप में नहीं पढ़ेंगे। इसके ना देखो क्या होगा कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है या फिर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की शेप पर डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंडेड होती है ये। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म या फिर जो त्रिविम समावयवता होती है वो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी आकृति पर या शेप पर निर्भर करती है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की शेप है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, इन यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या पर निर्भर करती है शेप। ठीक है, तब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स में कौन सी पाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों में कौन सी पाई जाएगी और किस प्रकार से उनके एग्जाम्पल रहेंगे। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये आपको पहले बताया हुआ है कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से सिग्मा बने हुए सिग्मा बॉन्ड की जो टोटल संख्या होती है उसी को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या बोलेंगे। यानी संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से बने हुए सिग्मा बॉन्ड की संख्या ही क्या कहलाएगी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो इसके अंदर देखो क्या लिखा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में त्रिविम समावयवता इन यौगिकों की आकृति पर निर्भर करती है तथा इन अणुओं की आकृति इनके कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक संख्या पर निर्भर करती है। इसलिए इस समावयवता को उपसह संयोजक संख्या से पढ़ा जाता है। ठीक है, इसलिए इस समावयवता को उपसह संयोजक संख्या के आधार पर समझा जाता है। ठीक है, इतनी लाइन लिखनी है अपने को। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर से। और कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने को पता ही है मुख्य रूप से कोऑर्डिनेशन नंबर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स ही पढ़ते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। तो इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर अपनी हेडिंग रहेगी एक बार तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो संकुल यौगिक हैं उनमें त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे और उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो संकुल यौगिक हैं उनमें त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारी हेडिंग रहेगी ए लगा के लिखना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म चल रही है उसके अंदर ए पार्ट रहेगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, 4th कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उनके अंदर हम पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद में उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो दो प्रकार की शेप बनाते हैं, एक तो sp3 संकरण के द्वारा और दूसरी dsp2 संकरण के द्वारा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें लिखा जाएगा फर्स्ट लाइन कि वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या वे उपसह संयोजक यौगिक जिनकी उपसह संयोजक संख्या 4 होती है वे निम्न दो प्रकार की आकृति या ज्यामिति बनाते हैं। उसमें आपको एक नंबर पे लिखना है sp3 संकरण द्वारा टेट्राहेड्रल शेप, sp3 संकरण द्वारा टेट्राहेड्रल शेप या ज्योमेट्री। सेकंड पे लिखना आपको dsp2 संकरण द्वारा स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय
ज्यामिति। ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा कि वे उपसह संयोजक यौगिक जिनकी उपसह संयोजक संख्या 4 होती है वे निम्न 2 प्रकार की ज्यामिति या आकृति बनाते हैं। फर्स्ट रहेगी sp3 संकरण द्वारा चतुष्फलकीय आकृति टेट्राहेड्रल शेप, और सेकंड रहेगी dsp2 संकरण द्वारा स्क्वायर प्लेनर शेप या वर्ग समतलीय आकृति। अब इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद अपनी हेडिंग रहेगी, एक बार इसमें पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और सेकंड स्क्वायर प्लेनर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो पढ़ी जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है, उसके अंदर अपनी फर्स्ट हेडिंग रहेगी sp3, ये लिख लिया होगा इतना। इसके अंदर रहेगा अपना फर्स्ट, इतना लिखने के बाद में हम इसमें हेडिंग लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं sp3 संकरित चतुष्फलकीय उपसह संयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन पूरा लिखना है यहाँ पे, तो sp3 संकरित चतुष्फलकीय उपसह संयोजक यौगिक, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा, और sp3 संकरण के द्वारा ये टेट्राहेड्रल शेप या ज्योमेट्री बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है देखो, टेट्राहेड्रल शेप में ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु, और ये जो 4 लिगेंड हैं वो एक दूसरे से समान बंध कोण और समान दूरी पर स्थित होते हैं। 3D स्ट्रक्चर होती है, वैसे बोर्ड पे इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, ये होती है आपकी टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल शेप में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए चारों लिगेंड एक दूसरे से समान दूरी पर तथा समान बंध कोण पर उपस्थित होते हैं। इस कारण से इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समावयवता की कोई संभावना नहीं बनती है। इसमें आएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले sp3 संकरित चतुष्फलकीय उपसह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए चारों लिगेंड हैं वो चतुष्फलकीय आकृति में एक दूसरे से समान दूरी पर और समान बंध कोण पर उपस्थित होते हैं। इस कारण से इनमें ज्यामितीय समावयवता की कोई संभावना नहीं बनती है, अर्थात sp3 संकरण वाले चतुष्फलकीय उपसह संयोजक यौगिक ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि इसके अंदर जुड़े हुए चारों लिगेंड हैं वो कैसे हों, डिफरेंट हों, चारों लिगेंड अलग अलग हों, तो ये अणु कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिक या असममित हो जाएगा। और इस अणु के एसिमेट्रिक होने से मिरर इमेज है या दर्पण प्रतिबिंब है वो बन जाएगा, और दर्पण प्रतिबिंब बनने का मतलब क्या है कि ये यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। तो ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा, उसके बाद में लिखा जाएगा लेकिन यदि चतुष्फलकीय संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े हुए चारों लिगेंड्स है वो अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होने पर ये अणु असममित हो जाएगा। और असममित हो जाने से इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव यानी ध्रुवण घूर्णकता का गुण आ जाएगा, यानी एसिमेट्रिक होने से इसके अंदर
ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी ध्रुवण घूर्णकता का गुण आ जाने से यह दर्पण प्रतिबिंब के रूप में दो समावयवी बना लेता है। इतना लिख देंगे आप कि लेकिन sp3 संकरण वाले चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए चारों लिगेंड समूह अलग अलग होने पर ये अणु असमित हो जाता है, जिसके कारण से इसमें ध्रुवण घूर्णकता का गुण आ जाने से यह दर्पण प्रतिबिंब के रूप में दो समावयवी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, ये लिखा जाएगा इसके अंदर इतना। उसके बाद देखें आप इसके अंदर इसका एग्जाम्पल ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उसका आपको एक क्या देखना है, एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल रहेगा आपका, इसका एग्जाम्पल बनाएंगे हम 20 बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकंड। ये बेरिलियम है ना, जो एस ब्लॉक की सेकंड वर्ग की धातु है, उसका कॉम्प्लेक्स है 20 बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, बेरिलियम तो अपने को पता है केंद्रीय धातु परमाणु है। अब ये बेंजोइल एसीटोनेटो क्या है, और इसके दो मोलिक्यूल है, 20 लगा देना तो इसके मतलब दो मोलिक्यूल। इसका फॉर्मूला रहेगा आपके C6H5 CO CH CO CH3 और इसकी संख्या 2 रहेगी। 20 लगाए ना तो 2। अब ये लिगेंड क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे लिगेंड की स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि हमें ये कॉम्प्लेक्स है, ये फिर ये जो संकुल यौगिक है जब ये प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा तो इसकी हमें पूरी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, बेंजोइल एसीटोनेटो। तो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी आपकी C6H5 C डबल बॉन्ड C6H5 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा आपके CH3। इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर लिखते हैं, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा वो देखें आप। ये हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया CH वाला। अब देखो यदि ये वाला बॉन्ड है वो यहां से यहां आ जाए, ठीक है, सॉरी ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे। एसीटोनेटो में क्या आता है, पहले आप कॉमन स्ट्रक्चर ये वाली समझो कि यहाँ पे रहेगा आपके CH और डबल बॉन्ड ये वाला। पहले तो ये ऐसी स्ट्रक्चर थी और यहाँ पे था एक हाइड्रोजन, इसकी बात नहीं करें, यहाँ पे CH2 था तब की बात करें। फिर क्या हुआ, ये लिगेंड है ना बेंजोइल एसीटोनेटो, एसीटोनेटो लास्ट में O लगा हुआ ना, इसका मतलब ये एक नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है। इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं है अभी। नेगेटिव चार्ज किस प्रकार से आएगा देखो, पहले यहाँ पे CH2 था बेंजोइल एसीटेट में, बेंजोइल एसीटेट में था CH2, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ऐसा होने से ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से घूम जाएगा। तो क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से हमने ये हटा दिया और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे हमने बना लिया डबल बॉन्ड। ये होता है ये C6H5 CO CH CO CH3। अब देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये नेगेटिव इसके रूप में रहेगा। नेगेटिव चार्ज है तब इसमें ऋणावेशित लिगेंड है, तो नाम के लास्ट में हमने O लगा दिया, तब इसका नाम बन गया बेंजोइल एसीटोनेटो। अब बेरिलियम की सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसी के कारण से है, क्योंकि धातु की निकालने के लिए अक्ष मान लेंगे, प्लस में ये 2 हैं और एक पे कितना चार्ज है -1, एक है, एक की स्ट्रक्चर बनाई हमने, एक पे -1 तो 2 पे -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अक्स -2 इज इक्वल टू 0, 2 को 1 से गुणा किया, -1 है, अक्स इज इक्वल टू +2। तब यहाँ पे बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड आएगी, तब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेकंड लिखा है। तो ये रहेगी आपके बेंजोइल एसीटोनेटो की स्ट्रक्चर। बना लें इसको इतना।
तो ये रहेगा आपका एग्जाम्पल जो बेंजोइल बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम था, तो ये इस प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। और आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तब ये इन दो मिरर इमेज बनी, ये बीच में मिरर लगा हुआ है, तो इस प्रकार से ये दो मिरर इमेज के रूप में पाया जाएगा बेरिलियम में। ये पूरा एक बेंजोइल एसीटोनेटो है, दो जुड़े हुए तो दोनों साइड में इस प्रकार से जोड़ दिए, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा ना, ये चारों को अलग अलग करने के लिए अभी ये शो किया। इसके अंदर देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे है, ये वाला एरो बना हुआ है, इस वाले एरो के अंदर ये डैश है, ये वाला थोड़ा डार्क कर दिया इसको। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब, इसको दर्पण प्रतिबिंब के रूप में देखेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये वाला वो कार्बन है जिसमें कार्बन के साथ में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला वो कार्बन है जो यहाँ पे CH आने के बाद में यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ था ना, वो ऑक्सीजन ये वाला है। उसी प्रकार से ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला है और ये ऑक्सीजन ये नेगेटिव चार्ज वाला है। ठीक है, आप एक बना लो, क्योंकि प्रत्येक बेंजोइल एसीटोनेटो दो ऑक्सीजन एटम के साथ में, एक डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन एटम से और एक नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन एटम, दो से बॉन्ड बनाएगा। तो दो बेंजोइल एसीटोनेटो है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बनाएंगे। अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे, इसको इसके ऊपर मिरर इमेज बनाए तो ये वाले तो आएंगे मिरर इमेज में इस साइड, ये इस साइड आए और ये वाले आएंगे उस साइड, ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला है वो नीचे रहेगा। तो इस प्रकार से बिस बेंजोइल एसीटोनेटो या फिर इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे रहेगा अपना बेंजोइल बेरिलियम C6H5COCH3 ये है। इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस प्रकार से शो रहेगी। इस प्रकार से दो मिरर इमेज बनेंगे, एक को हम क्या बोल देंगे? डी बोल देंगे, डी फॉरम, और दूसरी को हम एल फॉरम है वो बोल देंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। ये था आपका एग्जाम्पल बेंजोइल बिस एसीटोनेटो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस प्रकार से दो मिरर इमेज बनेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है।